रानी मंगला जो छिब्बल की पहाड़ियों में छुपी थी और अलेक्जेंडर का एक तरह से प्रतीक्षा कर रही थी कि ये वापस लौटेंगे तो ये जम्मू क्षेत्र से लौटेंगे तो हम उनसे लड़ेंगे। तो ऐसा काफी प्रमाण पाया जाता है लोक गाथाओं में भी कि रानी मंगला ने अलेक्जेंडर को चुनौती ही सिर्फ नहीं दी, पर उनके साथ वो लड़ाई भी लड़ी है। और पाकिस्तानी अफसर तो कबायलियों का भेष लेकर और कबायलियों के साथ अफरीदी पठान ये सब आए जम्मू कश्मीर में। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिंबर, यहाँ उन्होंने बहुत लूटपाट मचाई। एक तो होता है कि आप एक कुछ प्रिंसिपल से कोई कोई आपने एक आपका कोई असूल होता है कि आप इस तरह से युद्ध लड़ेंगे, पर चूंकि ये इस तरह के मैं कहूंगी कि बिल्कुल ही अनसिविलाइज्ड और इस तरह के इन्होंने अत्याचार किए इस क्षेत्र में, इतनी औरतों के साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, कितनी औरतों को, लड़कियों को जम्मू कश्मीर की 1947 में ये अगवा करके ले गए। उस वक्त भी इतने उदाहरण मिलते हैं कि किस तरह लोग लड़े, किस तरह जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्सेस जो जिनके हाथ एक तरह से बंधे हुए थे। हमने देखा कि इतने युद्ध हुए, अनंती देवी तो हमने अंग्रेजों को जब भेज दिया था उसके बाद की बात, लेकिन अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी जो जम्मू कश्मीर में रहा उसमें भी हमने जम्मू के राजाओं की बहुत ज्यादा वीरता देखी। उन्होंने जो हमारे अंग्रेजी हस्तक्षेप थे या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके साथ भी उन्होंने काफी न केवल इस तरह के समझौते किए, पर उनके साथ भी बहुत ही कूटनीति अपनाई और उनको आधिपत्य अपना नहीं लाने दिया जम्मू क्षेत्र में या जम्मू कश्मीर में। संगम टॉक्स की तरफ से मैं रुचि श्रीमाली आप सभी का आज की वार्ता में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी वक्ता है मनु खजूरिया। आप जम्मू कश्मीर की एक लेखिका एवं सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वहीं की मूल निवासी हैं और इस क्षेत्र का अध्ययन, इतिहास, संस्कृति और वर्तमान मुद्दे आपके मुख्य अध्ययन का क्षेत्र रहे हैं। आप वॉइस ऑफ डोगरास की संस्थापक निदेशक हैं। आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आप माउंटेन गॉडेसेस नामक पुस्तक की लेखिका भी हैं। आज की हमारी वार्ता का विषय है जम्मू क्षेत्र, उत्तरी सीमा पर वीरता। जम्मू क्षेत्र डोगराओं का गढ़ है। डोगरा वे लोग हैं जिनका युद्ध कौशल रोमांच की अनुभूति देता है। यह क्षेत्र अद्वितीय पर्वतीय युद्धों से लेकर भारत की सीमाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार, आतंकवाद से संघर्ष और सीमा पार से होने वाली गोलाबारी का सामना करने जैसी साहस की कथाओं से भरा पड़ा है। शिव और शक्ति की आराधना में लीन रहने वाली इस पावन भूमि ने सनातन सभ्यता का परचम लहराया है। तो ये डोगरा कौन लोग हैं? आइए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। मनु जी, आपका संगम टॉक्स में स्वागत है और आपसे निवेदन है कि आप हमारे दर्शकों को इनके बारे में विस्तार से बताएं। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी रुचि जी आपका और संगम टॉक्स की टीम का, जिन्होंने मुझे खासकर इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। इससे पहले कि मैं अपनी वार्ता से आपके दर्शकों को जम्मू का जो संभाग है, जम्मू के जो लोग हैं डोगरे, उनके बारे में एक झांकी, एक झलक दिखाऊं, मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि क्यों मुझे लगता है और क्यों मैं इतनी आभारी हूँ संगम टॉक्स की कि मुझे इस पर बोलने दिया गया। मुझे लगता है कि बहुत एक ये कमी रह गई है कि हम जम्मू के बारे में बात नहीं करते, और इसके बारे में बात करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये जो एक क्षेत्र है इसने इतने युद्ध देखे हैं, और जो इसकी जो भौगोलिक विशेषता है कि जो जियोपॉलिटिकल जो इनका इसका जो पोजीशनिंग है, उसमें से इतने हमें अभ्यास मिलते हैं, हमें इतना सीखने को मिलता है कि कैसे एक समाज ने, डोगरा समाज ने किस तरह से बहुत से युद्ध लड़े, किस तरह से जो विदेशी आक्रमणकारी आए उनके साथ लड़े। और जैसा आपने अपने परिचय में शुरू में कहा कि सनातन का जो परचम है वो फिर भी वो वहां पे फहराते रहे, इसके बावजूद कि इतने युद्ध आए, युद्ध हुए भी और इतने आक्रमणकारी आए भी। तो ये हमें बहुत कुछ सिखाता है, ये भारत का ऐसा अंग है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि जम्मू क्षेत्र के बारे में बात करना बहुत आवश्यक है, वो इसलिए भी है कि जम्मू कश्मीर की तो बहुत चर्चा होती है, भारत का ताज है और ज्ञान की परंपरा यहाँ रही है। लेकिन क्या होता है कि जो नैरेटिव जम्मू कश्मीर से बाहर निकल कर आता है, उसमें कहीं जम्मू का जो एक अपना अस्तित्व है, उसकी जो अपनी एक विशेष भाषा, संस्कृति और जो परंपरा है, और मैं उसको कहूंगी कि जम्मू की जो परंपरा है उसको वीरता वीरता की परंपरा मैं कहना चाहूंगी, वो कहीं विलीन हो जाती है। और
कश्मीर केंद्रित चर्चा ही जम्मू कश्मीर के बारे में होती है। आप अगर मीडिया में भी देखेंगे तो कश्मीर है, पर जम्मू भी कश्मीर बन जाता है, और उसकी जो अपना जो इतिहास है, उस संभाग की, उस क्षेत्र की जो अपनी विशेषताएं हैं, जो चीजें हम सीख सकते हैं, वो कहीं विलीन हो जाती हैं। और ये एक दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण जो मैं कहूंगी कि बहुत आवश्यक है कि जम्मू क्षेत्र के बारे में बात हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, और ऐसा बहुत से जम्मू में जो हमारा समाज है, और खासकर बहुत से ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका भी ये मानना है कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या रही है, और ये समस्या बाहरी ताकतों की वजह से, बाहरी हस्तक्षेप की वजह से जो वहां पे समस्याएं रही हैं, उसका समाधान भी अगर कहीं निकलेगा तो वो जम्मू क्षेत्र से निकलेगा। क्योंकि इतिहास बताता है कि इस क्षेत्र ने न केवल युद्ध लड़के, पर बहुत कूटनीति के साथ बहुत सारे इस तरह के विदेशी आक्रमणकारियों को, या जो भी विदेशी या बाहरी हस्तक्षेप हुआ है, उसको उन्होंने किसी न किसी तरीके से और काफी लंबे समय तक दूर रखा, इस क्षेत्र से दूर रखा। तो मुझे ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर का कोई अगर एक स्थायी, एक परमानेंट कोई समाधान निकल के आ सकता है, तो वो भी इसी क्षेत्र से आएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम इस क्षेत्र पर ध्यान दें। तो फिर से कहूंगी कि धन्यवाद कि आज हम इस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। और इससे पहले कि मैं यहाँ के वीरों की बात करूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ज्ञान परंपरा के बारे में, मतलब अगर जम्मू कश्मीर की बात होती है तो ज्ञान परंपरा, हम शारदा पीठ की बात करते हैं, हम ऐसे ऐसे महान जो हमारे ऋषि हुए, हमारे आचार्य हुए, जो यहाँ से जो शास्त्रार्थ हुआ, जो शास्त्र लिखे गए, उनके बारे में बात करते हैं, और करनी भी चाहिए। पर साथ ही साथ जो वीरता की परंपरा और पहचान है जम्मू संभाग की, उसके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ी सी एक पृष्ठभूमि आपके दर्शकों के लिए बनाना चाहूंगी, क्योंकि जम्मू, चूंकि लोगों को कम पता है इसके बारे में, और एक थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है लोगों के मन में, क्योंकि जम्मू एक शहर भी है, जम्मू एक जिला भी है, और जम्मू एक संभाग संभाग भी है। तो तीन है, सिटी है, प्रोविंस है आपकी, और आपकी एक डिस्ट्रिक्ट भी जम्मू है। तो लोगों को लगता है कि जब हम जम्मू की बात कर रहे हैं, तो या तो हम जम्मू शहर की बात कर रहे हैं, जो कि राजधानी है जम्मू कश्मीर का, विंटर कैपिटल जिसको कहा जाता था, वो है। लेकिन हम जब जम्मू की बात करते हैं, तो हम एक बहुत बड़े क्षेत्र की बात कर रहे होते हैं। उसमें 10 जिले आते हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो कि है जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन, और किश्तवाड़। ये 10 डिस्ट्रिक्ट जो आज की, मैं जो मॉडर्न आपको बता रही हूँ, अभी वर्तमान काल के जम्मू की जो बात कर रही हूँ, ये सारे 10 जिले जम्मू प्रांत कहलाते हैं। और इसका जो भूगोल है, इसमें पहाड़ियां भी हैं, छोटी मध्यम वर्गीय जो बोलते हैं, मध्य पहाड़ियां, बाहरी पहाड़ियां, आउटर माउंटेन्स, मिडिल माउंटेन्स, इस तरह के हिली ट्रैक्स, ये इसकी विशेषता है। समतल जमीन भी है, आप जम्मू शहर में आएंगे तो समतल जमीन है, वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। आपकी जो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में शिवालिक हैं, और उत्तर पश्चिम में त्रिकुटा की पहाड़ी है, जो वैष्णो माता की पहाड़ी है, उसके छांव में जम्मू शहर, जो कि डोगरों का केंद्र, या डोगरा हार्टलैंड जो आप कह सकते हैं, वो जम्मू शहर है। तो इस तरह का एक क्षेत्र है जहाँ बहुत पहाड़ियां हैं, जहाँ मौसम भी जो है उसकी, आप दोनों तरफ गर्मी भी बहुत होती है, ठंड भी बहुत होती है, बर्फ भी गिरती है, इस तरह का एक क्षेत्र है। दुर्गम पहाड़ियां, बहुत घने जंगल, इस तरह का ये पूरा क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे कि जो इतिहास में इस क्षेत्र के बारे में कहाँ कहाँ क्या आपको रेफरेंस मिलेगा, कहाँ इसके बारे में प्रमाण मिलेगा। कश्मीर के ऐसे कई लेखक हुए जिन्होंने कहा कि जम्मू का पहले 900 एडी के पहले कहीं कोई जिक्र नहीं होता, उसके बाद जम्मू बना था। लेकिन ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि रामायण और महाभारत में भी जम्मू का रेफरेंस है। जम्मू के नाम से शायद इस बात का, जम्मू का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन उसके इस पूरे इलाके के जो पौराणिक नाम है, उन नामों से काफी आपको रेफरेंस, काफी प्रमाण आपको इन हमारे इतिहास में मिलेगा, रामायण में, महाभारत में। और अगर हम जम्मू शहर की भी बात करें, या जम्मू शब्द की बात करें, तो कहा जाता है हमारी इतिहास में, हमारे जो रीजनल इतिहास में जो कहा जाता है, उसमें यह है कि एक जाम्बू लोचन करके राजा थे, जो अयोध्या से आए थे। वो सातवीं वंश, उनको कहा जाता है कि सातवीं पीढ़ी थे, वहां से वो निकल कर आए थे कोई 1000 साल पहले, आपके कलयुग के। और वो जम्मू शहर में आए, और उन्होंने वहां क्या देखा कि सूर्यपुत्री, जो अभी जम्मू तवी हमने नाम सुना होगा, तो तवी एक नदी बहती है जम्मू शहर से, जिसका पौराणिक नाम सूर्यपुत्री है। सूर्यपुत्री के तट पर उन्होंने एक हिरण को, एक बकरी को और एक शेर को देखा। कुछ दंत कथाएं कहती हैं कि उन्होंने
पुरानी मंडी जो जम्मू शहर है, वहां एक तालाब में, दरअसल तालाब के पास देखा कि एक हिरण है और एक शेर है। तो इस तरह का इस कहानी का अर्थ यह है कि उन्होंने देखा कि ऐसी पावन धरती है जहाँ इतनी शांति है, जहाँ इतना प्रेम है, अलग अलग प्राणियों के बीच में इतना एक अंडरस्टैंडिंग है, को एग्जिस्टेंस है। तो ये देखकर वो वहां पर आके बस गए। तो जाम्बू लोचन जो राजा थे, उनके नाम से जाम्बू या जम्मू नाम आया। और उनके भाई बाहु लोचन से इनफैक्ट एक बहुत बड़ा स्थान है, किला है बाहु, वो वहां पर बाहु लोचन के नाम से एक किला है। अब उसी किले के अंदर आदि शक्ति स्वरूपा महाकाली बावे वाली माता है, जो जम्मू शहर की आप कह सकते हैं कि महारानी भी हैं, माता भी हैं, और उसकी रक्षा भी करती हैं। तो रामायण और महाभारत में महाभारत में खासकर जो जम्मू क्षेत्र का आपको जिक्र मिलता है, वो मद्र देश के नाम से मिलता है। ये न केवल महाभारत में, पर नीलमत पुराण में भी आप देखेंगे कि इसी क्षेत्र में जब पंडित कल्हन अपनी एक श्लोक में वो ये इसका विवरण दे रहे होते हैं कि कश्मीर के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, वहां के लोग कैसे हैं, तब उन्होंने अपनी 8वीं तरंग में, आई थिंक 1531 उनका श्लोक था, उसमें उन्होंने कहा है कि मद्र देश के बारे में बात की है। और वहां की जो नदियां हैं, असिकिनी, देविका, इन नदियों के बारे में उन्होंने वहां पर जिक्र भी किया है। तो ये दोनों जगहों पे आपको इसका जिक्र मिलता है, जम्मू क्षेत्र का जिक्र मिलता है। यही जो मैंने कहा कि जम्मू के नाम से शायद ना मिले, पर आपको उसके पौराणिक नामों से उस जगह की बहुत सारी इस तरह के जो शहर हैं, जो क्षेत्र हैं, वो आपको मिलेगा। मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगी कि राज तरंगिनी में जिस तरह से लिखा हुआ है कि बनिहाल, बनिहाल का नाम शायद बनिहाल टनल से काफी लोगों ने सुना होगा, तो बनिहाल बंसाला था, पुंछ परनोत्सा था, बिलावर एक इलाका है जम्मू का, उसका नाम वल्लभपुरा था, किश्तवाड़ काष्ठवत है, भद्रवक्षा है, बबोर का जो इलाका है उसको बबपुरा कहते हैं, बाहुस्थला, बुद्धिल बुद्धिवासा, ये जो पौराणिक नाम है, इनका आपको नीलमत पुराण में मिल जाएगा। आपको पद्म पुराण में आपको देविका नदी, जो अभी भी जो बहुत दो बड़े तीर्थ स्थान हैं जम्मू के, 40 किलोमीटर पूर्वी दिशा में है जम्मू शहर से, परमंडल और उत्तर बहनी, यहाँ पर देविका नदी, उसके बारे में इस तरह से लिखा है पद्म पुराण में कि गंगा से भी पावन नदी है, तो इसको हम गुप्त गंगा भी बोलते हैं जम्मू में। वहां भी आपको जिक्र मिलता है। और उसके बाद एक और जो खास बात है कि भद्र देश के जो राजा थे शल्य, महाभारत के समय में, वो आचार्य द्रोणाचार्य के साथ खड़े होके उन्होंने ये जो महायुद्ध हुआ था उसमें उन्होंने उनका साथ दिया था। और राजा शल्य को सियालकोट, जो कि ट्विन सिटी ऑफ जम्मू भी कहा जाता है, और अब पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में है अब सियालकोट, तो सियालकोट का निर्माता भी कहा गया है शल्य को। तो इतने सारे प्रमाणों के बाद ये समझ में आता है कि मद्र देश ही वो डुग्गर देश है, वो डोगरा देश है, जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में, हमारे इन लिखित जो प्रमाण है, ये इसी देश की, इसी क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ काफी और भी प्रमाण आपको मिलते हैं, लेकिन एक और प्रमाण जो बहुत मैं कहूंगी कि रोमांचक है और रोचक है, वो ये कि जब अलेक्जेंडर आए 326 बीसी में, जब वो आए, तो उस वक्त सबने ये सुना हुआ है कि पोरस के साथ उनका युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ। तो वो भी इसी क्षेत्र के आसपास हो रहा था। और इनफैक्ट एक और चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, शायद रोचक लगेगी आपके दर्शकों को, वो ये कि जम्मू के राजा अजय सिंह वो पोरस के दामाद थे। तो पोरस की जो पुत्री थी, वो जम्मू के राजा अजय सिंह की से विवाह उनका हुआ था। और जब अलेक्जेंडर आए थे, तो ये राजा अजय सिंह जाकर पोरस के साथ खड़े होकर उन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी। तो जब हम वीरता की बात करते हैं, तो ये इतने समय से, इतनी पुराने समय से, इतनी प्राचीन समय से जम्मू क्षेत्र बाहरी विदेशी आक्रमणकारियों के साथ लड़ता आ रहा है। और इसीलिए शायद कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि बहुत ज्यादा लिखित प्रमाण या कोई एक किताब, आपको बहुत सारे किताब पढ़ने के बाद या पुराण पढ़ने के बाद या शास्त्र पढ़ने के बाद कहीं एक निचोड़ निकल के इस संभाग के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में समझ में आता है। तो शायद वो यही कारण था कि इतनी युद्ध यहाँ हुए कि शायद मैं हंसकर कई बार कहती हूँ कि हम लड़ते रह गए, हम लिखना भूल गए। तो कहीं ये प्रमाण हमें शायद इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं मिलता है, और शायद उसी की वजह है कि अभी भी इस संभाग के बारे में ज्यादा जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने ज्यादा अच्छे से ना तो चर्चा की है, ना ही इस क्षेत्र से, ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि बहुत ज्यादा अभी आधुनिक काल में कोई ज्यादा किताबें भी बाहर नहीं आई हैं। ये तो आपको मैंने एक ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि बनाई
कि क्या ये संभाग था, क्या ये क्षेत्र था। इनफैक्ट बुद्धिस्ट भी काफी प्रमाण मिले। अखनूर के पास अम्बारण करके एक जगह है, और ये चंद्रभागा यानी चेनाब का जो पौराणिक नाम है चंद्रभागा नदी, उसके पास ये अवशेष पाए गए हैं, जिनको प्री कुषाण और पोस्ट गुप्ता पीरियड से भी जोड़ा जाता है। तो जो और एक और पहला प्रमाण जिसको कहा गया है, जो काफी इतिहासकारों ने उसको माना है कि हाँ ये एक पहला लिखित प्रमाण माना जा सकता है, वो 11वीं शताब्दी में, 11th सेंचुरी में चंबा में दो कॉपर प्लेट्स पाए गए थे, जिसमें जिक्र किया हुआ है दुर्गरा का। और ये साहिल वर्मन की कोई युद्ध की विजय के बारे में उसमें ये है, विवरण है उन कॉपर प्लेट्स में, और उसमें लिखा हुआ है दुर्गरा। और ऐसा माना जाता है कि इसी शब्द दुर्गरा से डुग्गर और डोगरा शायद यहाँ से निकलकर ये दो शब्द आए, जो इस पूरे क्षेत्र को एक तरह से, जो पूरा अब जो जम्मू प्रदेश या डुग्गर देश है, जो अब जो हम जो कहेंगे, ये जो 10 मैंने आपको जिले बताए, उसके साथ साथ इसका विस्तार काफी और फैला हुआ था, क्योंकि एक देव वंशावली थी। उस वंशावली में भी आप देखेंगे तो रावी नदी, रावी के पश्चिम पे 11 ऐसे शहर थे या 11 ऐसे इलाके थे, और रावी के पूर्व दिशा में 11 और ऐसे थे, जिनमें खास जो मैं जगहों के नाम आपको बताऊंगी, इससे एक थोड़ा सा विस्तार भी समझ में आता है। और ये मैं 1725 एडी रंजीत देव की बात कर रही हूँ। उस समय उस देव राजवंश का जो विस्तार था उसके बारे में बता रही हूँ। तो उसमें से जो खास नाम है, जो विशेष नाम है, उसमें कांगड़ा, गुलेर, चंबा, नूरपुर, मंडी, कलवूर और सीबा था। और जो दूसरे 10 थे, जो वो थे बाहू, भोटी, रियासी, अखनूर, सांबा, मानकोट, तिरकोट और दलपतपुर, लखनपुर और जसरोटा। तो मैं ये आपको इतने विस्तार में इस क्षेत्र के बारे में इसलिए भी बता रही हूँ, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र था, यहाँ पे काफी एक लड़ाका आप कह सकती हैं कौम यहाँ रहती थी। तो इस तरह के विस्तार के लिए कितने युद्ध लड़े होंगे, कितनी कंसोलिडेशन, क्योंकि उनको इकट्ठा भी किया गया। रंजीत देव के लिए तो कहा जाता है कि एक डोगरी में ऐसा कहा जाता है कि बाइया विच सरदार जम्मू। बाइया विच सरदार जम्मू का अर्थ है कि 22 ऐसी पहाड़ी रजवाड़े थे या हिल प्रिंसिपैलिटीज थी, जिनको उन्होंने कंसोलिडेट किया, इकट्ठा किया, और उसके बाद वहां पर शासन किया। और उनके शासन जो उनका विस्तार क्षेत्र था, उसमें पंजाब का भी कुछ हिस्सा था। और उनके शासन काल को दारुल अमन, अबोर्ड ऑफ पीस, ऐसा भी कहा गया। तो उस समय, उस शताब्दी में, रंजीत देव के समय, ये देव वंशावली है, देव राजवंश है, उस समय तो बाहर से भी बहुत से व्यापारी आते थे, और कई रेफ्यूजीज। अभी तो हम मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में कहते ही हैं कि जम्मू शहर जो है वो रेफ्यूजी कैपिटल है भारत का, क्योंकि इतने रेफ्यूजी आकर यहाँ बसे, चाहे वो पश्चिम पाकिस्तान से हो, चाहे वो हमारे कश्मीर वैली से हो, यहाँ से सारे लोग आए। पर 1725 एडी में भी, रंजीत देव के समय में भी, वहाँ अलग अलग व्यापारी और अलग अलग रेफ्यूजीज आ रहे थे, क्योंकि इतना अमन और शांति का माहौल इस क्षेत्र में था। लेकिन वीर कैसे हुए, क्योंकि जो ये अमन और शांति का माहौल होता है, इसको प्राप्त करना आसान नहीं होता। अपनी सीमाओं को बचा के रखना, अपनी राज्य में शांति रखना, इसके लिए बहुत युद्ध लड़ने पड़ते हैं। पहले से एक दूरदृष्टि होती है, कूटनीति भी होती है, क्योंकि डोगरा महाराजाओं ने, या डोगरा जो यहाँ के जो शासक हुए, उन्होंने न केवल युद्ध लड़े, और वो बहुत महान योद्धा तो थे ही, पर काफी कूटनीति का भी उन्होंने बहुत प्रमाण दिया, कि बहुत दूरदर्शिता दिखाकर काफी ऐसे समझौते भी किए, जिससे वो अपने क्षेत्र को बचा सके। वहां पे जो सनातन परंपरा चली आ रही थी, हम बिल्कुल इसको आप कह सकते हैं कि जम्मू क्षेत्र में आपको शैविज्म भी मिलेगा, वैष्णविज्म भी मिलेगा, शाक्तिज्म भी है। शिव शक्ति दोनों की बहुत पूजा होती है, बहुत मान्यता है। बड़े बड़े योद्धाओं ने महाकाली की पूजा की है, वो उसके उपासक रहे हैं। तो ये जो शांति उन्होंने यहाँ पर रखी, या उसको वो कायम कर रख सके, वो अपने तलवार के जोर पे भी रख सके, वो अपनी आस्था के जोर पे भी रख सके। और उनको ये समझ थी कि जो ये इसका भूगोल है इस क्षेत्र का, यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई आक्रमण तो होता रहेगा, और यहाँ पर सनातन को बचाने के लिए बहुत खून भी बहाना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो रंजीत देव के समय की भी जो मैंने आपको एक विस्तार बताया इस क्षेत्र का, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जामवाल राजवंश के बारे में बताऊंगी, कि उसके बाद जब रंजीत देव या देव जो हमारी वंशावली थी वो जब खत्म हुई, तो जामवाल राजा आए। उनके बारे में शायद और ज्यादा लोग जानेंगे, क्योंकि वो जो हमारे आखिरी जो जामवाल महाराजा हुए, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उस पर सिग्नेचर करके भारत का अभिन्न अंग बनाया था जम्मू कश्मीर को। लेकिन
वीरता की कुछ और बातें अगर हमको करनी है या उस पर और प्रकाश डालना है, तो मैं ध्यान लाना चाहूंगी कि किस तरह के युद्ध और किस तरह के आक्रमण इस क्षेत्र में हुए। तो पहले तो ईरानी जो हमला था वो तो पहले हो ही रहा था, लेकिन 8वीं शताब्दी में जो काबुल के जो हिंदू शाही जो रूलर्स थे, जो शासक थे, वो भी जम्मू के राजाओं के दोस्त थे। तो जम्मू के जो शासक थे, खासकर राजा सूर्यदेव, सूरजदेव, ये 1840 912 ईस्वी की बात है। तो उन्होंने जाकर ये काबुल के जो शाही शासक थे उनकी मदद भी की थी। जो आक्रमणकारी विदेशी आए उनके साथ वो खड़े होकर लड़े भी थे। और यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि वो अकेले नहीं लड़े थे, क्योंकि डुग्गर योद्धाओं के साथ साथ, इस क्षेत्र के योद्धाओं के साथ साथ, डुग्गर देश की वीरांगनाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भी, औरतों ने भी, महिलाओं ने भी आगे बढ़कर न केवल शासन किया, पर साथ साथ कई बार उनको जाकर युद्ध भी लड़ने पड़े। तो नीला देवी सूरज देव की महारानी थी, जो शाही, जो काबुल के जो शाही हिंदू शासक थे, उनके लिए वो लड़ने दोनों, ये राजा और रानी दोनों गए थे। क्योंकि राजा सूरज देव गए वहां पर, उनको लड़ाई में जब हार हुई, तब जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने फोर्स किया, उन्होंने कहा कि अब आप धर्म परिवर्तन करिए। जब उन्होंने मना किया तो उन्हें मार दिया गया। और तब नीला देवी जम्मू से उठ के अपने पुत्र भूप देव को कहा कि अब तुम ये हमारी राजधानी संभालो, अब हमें जाना पड़ेगा काबुल। और गजनी गई और वहां जाकर उन्होंने बोला कि अब हमको, उन्होंने लड़ाई लड़ी और वहां वो सती भी हुई। तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से काबुल शाही शासकों की भी मदद की थी जम्मू के राजाओं ने। उसके बाद अगर हम लोधी वंशावली पर आते हैं, लोधी जब राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे भारत पर, तब उस समय बलहोल लोधी के एक चाचा थे, तातार खान। उन्होंने राजा विरम देव की ये शासन काल में आक्रमण किया था जम्मू पे, उनकी सीमाओं पर आकर घुसपैठ की, सियालकोट पर आक्रमण किया। और राजा विरम देव ने बहुत जमकर लड़ाई की, उनका प्रतिकार मतलब किया, उनके साथ युद्ध किया। यहाँ आज तक भी राजा विरमदेव ऐसे शासक थे, उनकी अभी भी गाथाएं हैं। हमारे डोगरी में कहा जाता है काड़क, काड़क होते हैं जो बैलेड्स जो बोले जाते हैं, जो इन योद्धाओं के लिए जो गाथाएं गाई हुई हैं, वो अभी भी इस बात का जिक्र करती हैं कि राजा विरमदेव इस तरह से ये तातार खान से लड़े। और उनके पुत्र की हत्या की बात है उन काड़कों में, उन लोकगीतों में, कि उनके पुत्र को मार दिया गया। एक कारक में तो ऐसा विवरण है कि राजा विरमदेव को दिल्ली लेकर आए और वहां पर उनके ऊपर ये दबाव डाला कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए और लोधी की बेटी के साथ आप विवाह कर लीजिए। राजा विरमदेव ने इसका भी प्रतिकार किया, उन्होंने कहा मैं ये नहीं करूंगा। तो उनको जेल में रखा गया, उनको बंदी बनाया गया और बहुत ज्यादा उन पर प्रताड़ना की गई। तो ये हमारे कारकों में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लिखित शायद प्रमाण आपको उतना नहीं मिलेगा, लेकिन जो मौखिक, जो ओरल ट्रेडिशन है इस क्षेत्र का, तो इस तरह के कारकों में आपको ये कहानियां मिलती हैं। जैसे राजा विरमदेव के बारे में बहुत सारी ऐसी गाथाएं, ऐसी गाने, ऐसे आपको कारक मिलेंगे। तो ये जम्मू पे जो शुरू शुरू का जो आक्रमण हो रहा था ईरानी, ये हुआ। यूनानी आक्रमण के बारे में मैंने आपको बताया ही कि किस तरह से यूनानी आक्रमण के समय हमारे राजा अजय सिंह गए, जो कि राजा पोरस के दामाद थे। वो जाके लड़े, वो वहां पे वीरगति को प्राप्त हुए। और जब मैं राजा अजय सिंह की बात करती हूँ, तो यहाँ वापस मैं डुग्गर की वीरांगनाओं की बात करूंगी, क्योंकि राजा अजय सिंह की जो धर्मपत्नी थी, जो रानी थी, मंगला रानी, जब उन्हें पता चला कि राजा अजय सिंह वीरगति को प्राप्त हुए हैं युद्ध में, अलेक्जेंडर के साथ जो युद्ध चल रहा था, उन्हें लगा कि अब अलेक्जेंडर जम्मू के क्षेत्र में आएगा और यहाँ पे तहस नहस होगी। तो वो अपनी राजधानी से निकलकर और एक पूरी सेना खड़ी कर कर वो चिब्बल के पहाड़ों में चली गई थी और कहा कि मैं अलेक्जेंडर को नहीं आने दूंगी। मैं इस क्षेत्र में बिल्कुल भी अलेक्जेंडर का मतलब जो भी ग्रीक जो आएंगे उनके साथ में लड़ूंगी। और ऐसी काफी दंत कथा भी है और कुछ प्रमाण भी इस बात को कहते हैं कि रानी मंगला जो छिब्बल की पहाड़ियों में छुपी थी और अलेक्जेंडर का एक तरह से प्रतीक्षा कर रही थी कि ये वापस लौटेंगे तो ये जम्मू क्षेत्र से लौटेंगे, तो हम उनसे लड़ेंगे। तो ऐसा काफी प्रमाण पाया जाता है लोक गाथाओं में भी कि रानी मंगला ने अलेक्जेंडर को चुनौती ही सिर्फ नहीं दी, पर उनके साथ वो लड़ाई भी लड़ी है। और अलेक्जेंडर शायद घायल होकर भी वहां से गए। तो अभी भी उन पहाड़ियों को मंगला की पहाड़ी कहा जाता है। एक मंगला किला भी है, जो कि फिर से हम मैं कहूँ पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में है, उसका हिस्सा बन गया है। तो रानी मंगला भी यूनानियों के साथ लड़ी।
अपने पति राजा अजय सिंह जैसे। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि इसके बाद जो हुआ, मुगल आए, यूनानी हो गए, और यूनानियों का इनका भी आपको प्रमाण मिल जाता है, क्योंकि काफी राजा रानी रह गए थे जब अलेक्जेंडर वापस गए, तो उस तरह के सिक्के मिले हैं, जम्मू से सिक्के मिले हैं जो अब श्रीनगर की म्यूजियम में वहां पे रखे गए हैं। तो यूनानी और लोदी की हमने बात की। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मुगल आते हैं। मुगलों के साथ भी इस क्षेत्र ने का संघर्ष बहुत लंबा रहा। यहाँ के जो पहाड़ी राजा थे, इन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी और इनको अपने क्षेत्र से पीछे रखने की या दूर रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की। तो लोधी के बाद जो सबसे पहले एक जम्मू का राजा जिनका नाम आता है, वो राजा जगदेव हैं। उनको मुगल हाकिम सादिक खान ने मारा था। ये कोई 1570-71 की बात है। और उसके बाद बहुत सारे पहाड़ी राजा इकट्ठे हो गए, उन्हें लगा कि अब हमें अगर मुगलों से लड़ना है तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। तो 1589 और 90 के बीच बसोली के राय कृष्ण बिलोरिया, जसरोटा के रायभान, लखनपुर के बलभद्र, नूरपुर और कांगड़ा के जो शासक थे, इन सबों ने मिलकर मुगलों को हराया भी था। लखनपुर, पठानकोट और जो नूरपुर का क्षेत्र है वो बाद में मुगल शासन के अधीन आ गया। लेकिन जम्मू साम्राज्य को मुगलों के शासन में अधीन करने के लिए 6 साल और लगे उस समय से। मतलब इतनी लड़ाइयां हुई और इतना पहाड़ी राजाओं ने उनके साथ युद्ध किया। इनफैक्ट जो अकबरनामा है उसमें जसरोटा के किले का जिक्र आता है, क्योंकि जसरोटा भी अगर एक बहुत ही, आज भी आप जाएंगे तो जसरोटा का किला दुर्भाग्यवश अब बिल्कुल ही बुरे हालत में है। लेकिन जसरोटा का किला अकबरनामा में लिखा है कि इतना मुश्किल था इस किले को भेदना। ये एक और तकनीक थी डोगरा योद्धाओं की, कि वो किले बहुत अच्छे बनाते थे। कोई भी युद्ध करने से पहले वो एक किला बना लेते थे, वहां पहुंचकर उस क्षेत्र में पहुंचकर किला बनाते थे और अपना सैन्य बल वहां इकट्ठा करते थे, अपने आप को सुरक्षित करते थे और उसके बाद चढ़ाई करते थे। तो जसरोटा का किला अकबरनामा में लिखा है कि बहुत समय लगा, बहुत कठिन था उसको तोड़ना, उसको भेदना। और ये अलग बात है कि जसरोटा किले के आसपास जो मुगली फौज थी, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया लोगों को, बहुत मारकाट की, बहुत लूटपाट मचाई। तो ये इस तरह से मुगलों के साथ संघर्ष ये क्षेत्र करता रहा। राजा भूपत देव थे एक, उनकी भी हत्या धोखे से कांगड़ा के जो मुगल फौजदार थे, शाह कुली खान, उन्होंने कर दी थी। औरंगजेब से भी जम्मू जो है बहुत वक्त तक लड़ता रहा, और खासकर चंबा, बसोली और गुलेर के राजा थे। ये वही सारा क्षेत्र है, जम्मू का क्षेत्र है, वो औरंगजेब से भी काफी देर तक लड़ते रहे। और जम्मू के राजा जो ध्रुवदेव थे, उनका भी बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में मुगलों को जम्मू से बहुत दूर रखा। ये 1733 की बात है। और ध्रुवदेव का भी बहुत सारे आपको राजा ध्रुवदेव के कारक मिलते हैं, जहां पर उनकी तारीफ है, उनके बारे में इस तरह का व्याख्यान है कि उन्होंने मुगलों को जम्मू क्षेत्र पर शासन नहीं करने दिया, कब्जा नहीं करने दिया बहुत लंबे अरसे तक। राजा ध्रुवदेव के ही काल में हम सबने बांदा सिंह बहादुर का नाम सुना होगा। उनको हम एक सिख जनरल के नाम से जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह के बहुत खास जनरल के नाम से जानते हैं। लेकिन ये बांदा बहादुर सिंह जो थे वो भी डोगरे ही थे। इनका जन्म रजौरी में हुआ था और लक्ष्मण दास इनका नाम था। और राजा ध्रुवदेव जो जम्मू के राजा थे, उस शासन काल में राजा ध्रुवदेव ने बांदा बहादुर जो है, जो पहले लक्ष्मण दास थे, उनको आश्रय दिया था। क्योंकि ये अकेले ऐसे वीर थे कि अकेले जा जाके जहां भी मुगलों की टुकड़ी होती थी वहां जाकर वो आक्रमण करते थे। और उसके बाद करते करते वो गुरु गोविंद सिंह से मिले, और गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको एक तलवार, 5 तीर और 3 आदमी दिए, और कहा कि तुम मुगलों के साथ जो ये लड़ाई कर रहे हो, इसको तुम निरंतर, ये तुम्हारी लड़ाई चलती रहनी चाहिए। तो ये जो बांदा सिंह बहादुर भी हुए, ये भी जम्मू के क्षेत्र रजौरी से निकले हुए एक लक्ष्मण दास थे, जिनको जम्मू के राजा ध्रुवदेव ने आश्रय भी दिया। तो ये मुगलों के साथ संघर्ष रहा जम्मू राज का। और जम्मू की वीरांगनाओं का एक बार फिर मैं जल्दी से एक जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने मंगला रानी की बात की, मैंने नीला रानी की भी बात की जिन्होंने काबुल में जाके लड़ाई की। लेकिन उसके साथ भी आप एक मोहमाया मंदिर, जम्मू शहर अगर आप जाएंगे तो एक मोहमाया मंदिर है। वो माना जाता है, ऐसी दंत कथाओं में ऐसा मानना है कि 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी में, वो जो क्षेत्र था उसको धारा नगरी बोला जाता था, और वहां एक वीरांगना हुई थी। जब वो राज्य गिर गया, जो विदेशी आक्रमणकारी आए, तो वो सामने आई, उन्होंने तलवार उठाई और वो लड़ी थी अपने क्षेत्र की स्वाधीनता के लिए, अपने क्षेत्र की आजादी के लिए वो लड़ी। और इसके साथ ही
मेरी जो खासकर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है डुग्गर वीरांगना, वो किश्तवाड़ की कोकिला सेन। उनके बारे में हर बार जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं उनकी बात करती हूँ। तो किश्तवाड़ की कोकिला सेन एक बिल्कुल ही युवा वीरांगना थी। और ये उस समय की बात है जब राजा राय भान का शासन था किश्तवाड़ पर, और कश्मीर में मुगल जो सेना थी, मुगलों का राज था, और नाजुक शाह थे कश्मीर का, जो भी उनपे उनको जिम्मेवारी थी कश्मीर की। वो अपने सेनापति को भेजते हैं जिसका नाम मिर्जा हैदर था। वो 4,000 आदमियों के साथ मिर्जा हैदर किश्तवाड़ आते हैं। और किश्तवाड़ में एक मैदान है, वहां पर चौगान जिसको कहते हैं, हर पहाड़ी क्षेत्र में उसको चौगान कहते हैं। एक बड़ा सा पहाड़, मतलब एक बड़ा सा मैदान होता है पहाड़ियों से घिरा हुआ। वहां पर राजा रायभान ने सारे सैनिकों को बुला लिया था, इतने युवान खड़े हुए थे। और ये अचानक से ये वीरांगना आती है घोड़े पे सवार। इनके हाथ में एक परचम होता है जिसमें दुर्गा माँ की छवि है, दूसरे हाथ में उन्होंने त्रिशूल पकड़ा हुआ है। और ये उन चीरते हुए, वो जितने युवा सैनिक खड़े थे उनको चीरते हुए ये वीरांगना आती है, ये युवती आती है राजा रायभान के सामने और कहती है कि मैं लड़ना चाहती हूँ, मैं किश्तवाड़ की बेटी हूँ। कुल्हेड़ गांव की वो युवती थी, और मैं लड़ना चाहती हूँ। ये एक, मैं कहती हूँ कि एक और दर्शन, एक तरह से एविडेंस है, ये प्रदर्शित करता है कि राजा रायभान कितना उनका उदार दिल रहा होगा उस समय। वो इतने प्रगतिशील राजा थे कि राजा रायभान उसको मना नहीं करते। वो अकेली एक युवा युवती आती है, और पर राजा रायभान उसको मना नहीं करते। उसका उसका जो एक जो स्वभाव था, वो पहचानते हैं, उसका वो आदर करते हैं, और वो उस युवती को कहते हैं, उस वीरांगना को कहते हैं कि जाओ तुम भी लड़ो। और आगे जाके ये कोकिला सेन जो किश्तवाड़ की हैं, वो पहाड़ियों में, एक बहुत ही दुर्गम पहाड़ियां हैं किश्तवाड़ में भी, पूरे दुर्गम पहाड़ियां भी हैं, घने जंगल भी हैं। एक पहाड़ी पे चढ़ के, जहाँ एक बिल्कुल संकीर्ण रास्ते से दुश्मन सेना को आना था, उनके सैनिकों को आना था, वो एक एक करके दुश्मन सैनिकों को मारती हैं, एक जनरल को भी मारती है, ऐसा विवरण दिया गया है। और ये सब इतने सैनिकों को मार के भगदड़ मच जाती है नाजुक शाह के जो कमांडर और जो 4,000 सैनिक आए हुए थे उनमें। और वो वापस कश्मीर की तरफ जब भागते हैं, तब उसके बाद ये कोकिला सेन उतरती हैं नदी में नहाने के बाद। गौरी कुंड करके एक मंदिर है, वहां पूजा करने के बाद राजा के पास आती हैं और कहती हैं कि मैंने अपना धर्म निभाया, मैंने अपने अपनी भूमि को बचाया है। तो इस तरह की एक वीरांगना, डुग्गर वीरांगना तो केवल योद्धा नहीं, पर इस तरह की वीरांगनाएं भी हुई हैं। और ये तो पुरानी बात हुई। अगर मैं आधुनिक का बात करूं, बिल्कुल अभी के हाल की बात करूं, तो उसमें एक अनंती देवी का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि 1965 और 1971 की लड़ाई में जब हमने देखा पाकिस्तान ने जो आक्रमण किया, उस वक्त ये जो अनंती देवी थी, ये कुल्हीड़ के राजा, अखनूर के पास है, कलीट के राजा, माफ कीजिएगा, कलीट एक इलाका है, वहां की ये रानी, वहां की जो राजा थे कर्नल शिवराम सिंह, वो कलीट के राजा थे। और उनकी ये पत्नी थी, तो वो कर्नल थे जम्मू कश्मीर की जो स्टेट फोर्सेस थी, जो महाराजाओं की फोर्सेस थी, उसमें वो कर्नल थे। तो इनको कर्नैलनी बोला जाता था वहां की भाषा में। और ये विधवा हो गई, उसके बाद भी अपने 6 बच्चों को संभालती थी, और साथ में अपना जो उनका जो रजवाड़ा था, उनकी जो रॉयल एस्टेट जो है वो थी, उसमें घोड़े पर वो सुबह निकलती थी, बिल्कुल अपने डुग्गर वेशभूषा में। डुग्गर स्त्रियों का जो जो वेशभूषा है, वो कुर्ता और चूड़ीदार, जो सुत्थन कुर्ता हम उसको बोलते हैं, चूड़ीदार होता है वो, उस पे घोड़े पे बैठ के वो निकलती थी, देखती थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वो इस तरह से उनका वो शासन काल, या कहेंगे कि एक मातृभाव अपने लोगों के प्रति था। और वो इतनी बहादुर थी कि 65 और 71 की इस लड़ाई में भी उन्होंने अपने लोगों को देखा। ये अनंती देवी थी कलीट की। तो ये हमने देखा कि इतने युद्ध हुए। अनंती देवी तो हमारे हमने अंग्रेजों को जब भेज दिया था उसके बाद की बात। लेकिन अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी जो जम्मू कश्मीर में रहा, उसमें भी हमने जम्मू के राजाओं की बहुत ज्यादा वीरता देखी। उन्होंने जो हमारे अंग्रेजी हस्तक्षेप थे, या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके साथ भी उन्होंने काफी, ना केवल इस तरह के समझौते किए, पर उनके साथ भी बहुत ही कूटनीति अपनाई, और उनको आधिपत्य अपना नहीं लाने दिया जम्मू क्षेत्र में या जम्मू कश्मीर में। और उसके उसकी वजह से काफी षड्यंत्र भी रचे गए जम्मू महाराजाओं के लिए, खासकर जामवाल महाराजाओं के लिए। तो जो जामवाल वंश था, उसमें हमने देखा कि महाराजा गुलाब सिंह थे। महाराजा गुलाब सिंह देव वंश के बाद आए थे, और उन्होंने महाराजा पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के लिए काफी सेवा की थी। और उसके उनके बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, जनरल जोरावर सिंह, कर्नल
मेहता बस्ती राम, उसकी वजह से जो भारत की जो सीमाएं हम देखते हैं, क्योंकि ये जो जितने जनरल हुए, जितने सेनापति हुए महाराजा गुलाब सिंह के, इनकी वजह से, इनके युद्ध से भारत की सीमाएं, ये जाके लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और यहाँ तक कि जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तिब्बत तक जाके उन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी। तो ये पूरा इतना बड़ा क्षेत्र था, तो ब्रिटिशर्स को भी एक क्षेत्र पर इनकी नजर थी, न केवल व्यापारिक दृष्टि से, परंतु हम सब जानते हैं कि ग्रेट गेम चल रहा था। वो चाहते थे कि रूस और ब्रिटेन के बीच इस तरह का एक ग्रेट गेम चल रहा था, और उनके लिए बहुत जरूरी था ये जो जियोपॉलिटिकल पोजिशनिंग है, ये जो भौगोलिक विशेषता है इस क्षेत्र की, उस पे उनका जरूरी था किसी न किसी तरीके से नियंत्रण करना, उस पर कब्जा करना, और वहां से इस पूरे रीजन में, इस पूरे क्षेत्र में नजर रखना। तो उनका हस्तक्षेप भी बहुत ज्यादा रहा। महाराजा गुलाब सिंह के समय से ही, जो महाराजा गुलाब सिंह जमवाल वंश के पहले महाराजा थे, और इतना बड़ा जो हम आज देखते हैं मॉडर्न डे में, जो हम मैप देखते हैं जम्मू कश्मीर का, उसमें जो हम देखते हैं जम्मू कश्मीर, वो इन महाराजाओं ने, जामवाल वंश ने बनाया था। तो महाराजा गुलाब सिंह के समय से जो ब्रिटिश जो थे वो हस्तक्षेप उन्होंने करना शुरू किया। उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह और उसके बाद उनके पुत्र महाराजा रणबीर सिंह को बोला कि हम ब्रिटिश एक रेसिडेंट रखेंगे, एक पॉलिटिकल एजेंट रखेंगे। महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणबीर सिंह ने, दोनों ने ये नहीं होने दिया। उनको याद दिलाया कि जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो समझौता हुआ था, उसके हिसाब से कहीं नहीं ये बात बैठती है कि आप आके ब्रिटिश रेसिडेंट रखें। वो ये लड़ते रहे। महाराजा प्रताप सिंह ने भी कहा कि हम आपके किसी रेसिडेंट को रहने नहीं देंगे यहाँ पे। उन्होंने किसी ना किसी तरीके से लेह में एक ब्रिटिश रेसिडेंट को बैठाया, गिलगिट के क्षेत्र में एक रेसिडेंट को बिठाया। वो नजर रखना चाहते थे, निगरानी उनकी, उनको चाहिए था कि हम इस क्षेत्र पर नजर रखें। तो ये डोगरा जामवाल महाराजा भी लड़ते रहे ब्रिटिशर से और कहते रहे कि नहीं, हम आपको ये नहीं करने देंगे। यहाँ तक कि महाराजा हरि सिंह ने भी कहा कि हम आपको, यूनियन जैक है, आपके पॉलिटिकल एजेंट को, उस समय तक तो वो आके बैठ गए थे किसी ना किसी बहाने से कि यूरोप के बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं तो हमें देखना है। कोई और उन्होंने षड्यंत्र रचा। महाराजा प्रताप सिंह के लिए उन्होंने कहा कि ये देशद्रोह कर रहे हैं। इन्होंने रूस के जार को चिट्ठी लिखी है, पंजाब के दिलीप सिंह को चिट्ठी लिखी है, ये हमारे साथ कुछ देशद्रोह कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। तो उस समय अमृत बाजार पत्रिका, जो कि एक स्वतंत्र आप कह सकते हैं अखबार था, उसमें आया कि नहीं, महाराजा प्रताप सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये भी एक वीरता का प्रमाण है कि जहां ब्रिटिशर्स का पूरा राज भारत पर हो चुका था, वहां ये डोगरा महाराजाओं ने अलग अलग तरीके से, कूटनीति से, जितनी लंबी समय तक हो सके ब्रिटिशर्स को दूर भी रखा और उनके हस्तक्षेप को कम भी रखा। ये काफी लंबे समय तक चला, और उसके लिए उन्होंने काफी कुछ उन्हें करना भी पड़ा था, क्योंकि एंग्लो अफगान जब लड़ाई हुई थी तो उसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद भी की थी। वो इसी कूटनीति और दूरदर्शिता से की थी कि आगे चल के हमको अपना क्षेत्र बचाना है, तो उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा। और आखिरकार मैं आऊंगी ना, 1947, 1947 में भी जो जम्मू कश्मीर में हुआ ऑपरेशन गुलमर्ग, जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग बनाया, उनके अकबर खान, जो जिनकी जिनकी एक ये एक प्लान था उनका, उनकी सोच थी, उसके हिसाब से भी जो युद्ध हुआ, पहला युद्ध हुआ स्वतंत्र भारत में, वो जम्मू कश्मीर में ही हुआ। और उस समय भी जो जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस थी, उन्होंने जो वीरता के प्रमाण दिए हैं, वो कहीं आपको इस तरह का उल्लेख आप कहीं नहीं सुनेंगे कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, उनको महाराजा हरि सिंह दरअसल जाके लड़ना चाहते थे सीमाओं पर, और उनको रोका था ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने, जो कमांडर थे, कमांडर इन चीफ थे इस जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के। उन्होंने कहा था नहीं, हम जाएंगे। और जो एक आर्मी, जो एक ऑर्डर दिया महाराजा हरि सिंह ने, उसमें उन्होंने कहा कि आखिरी आदमी तक और आखिरी बुलेट तक हमको अपने जम्मू कश्मीर की रक्षा करनी है। इन और पाकिस्तानी अफसर तो कबायलियों का भेष लेकर और कबायलियों के साथ, अफरीदी, पठान, ये सब आए जम्मू कश्मीर में। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, यहाँ उन्होंने बहुत लूटपाट मचाई। और चूंकि ये इस तरह के लुटेरे थे कि इन्होंने न केवल एक तो होता है कि आप एक कुछ प्रिंसिपल से, कोई कोई आपने, एक आपका कोई असूल होता है कि आप इस तरह से युद्ध लड़ेंगे, पर चूंकि ये इस तरह के मैं कहूंगी कि बिल्कुल ही अनसिविलाइज्ड और इस तरह के इन्होंने अत्याचार किए इस क्षेत्र में, इतनी औरतों के साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, कितनी औरतों को, लड़कियों को जम्मू कश्मीर की 1947 में ये अगवा करके ले गए। उस वक्त पे इतने उदाहरण मिलते हैं कि किस तरह लोग लड़े, किस तरह जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्सेस, जो जिनके हाथ एक तरह से बंधे हुए थे,
उनके पास गोलाबारी, बंदूक, ये सब चीजें कम थी। इसके बावजूद भी उन्होंने इन आतताइयों के साथ लड़ाई की। हमारी बहुत सारी स्त्रियां जो थी वो जाकर उन्होंने किशनगंगा नदी में वो कूद के अपनी उन्होंने जान देना पसंद किया। वो ये नहीं चाहती थी कि वो इन लुटेरों के हाथ आए। उस समय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का उड़ी पर जाकर सिर्फ 100 डोगरे सैनिक लेकर वो गए थे। 100 डोगरे सैनिक लेकर गए और सामने 6,000 पाकिस्तानी थे। कबायली और पाकिस्तानी आर्मी के अफसर थे, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स थे, उनके साथ वहां लड़ाई लड़ी और उड़ी का ब्रिज उड़ा दिया, जिसकी वजह से ये 22 अक्टूबर 1947 से लेके 26 अक्टूबर तक हुआ। उसके बाद इंडियन आर्मी आई और उन्होंने संभाला यहाँ पर जो भी युद्ध हो रहा था, उन सीमाओं को संभाला। लेकिन उसके पहले ये जो 4-5 दिन थे, ये इतने भयावह थे। 25,000 हिंदू और सिख, मीरपुर का इलाका, मुजफ्फराबाद, और ये जो है ये पाकिस्तान अधिकृत जम्मू है, ये पूरा क्षेत्र कोटली, बिम्बर, मीरपुर, यहाँ भी वो लड़े जितना हो सकता था। आखिरी सांस तक ये जो हमारे डोगरा वीर थे, सैनिक थे, ये लड़ाई लड़ते रहे। उनके साथ धोखा भी हुआ, क्योंकि जो मुस्लिम बटालियन थी जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस की, वो बिल्कुल पलट गई। और जो पाकिस्तानी सैनिक आ रहे थे, जो कबायली आ रहे थे, वो उनका साथ उन्होंने दे दिया। तो कर्नल नारायण सिंह समयाल की बात होती है, उनको इतना विश्वास था अपने मुस्लिम बटालियन पर भी, क्योंकि वो विश्व युद्ध, जो दूसरा विश्व युद्ध था, वहां उनके साथ वो लड़े हुए थे बर्मा में। तो उन्होंने भी ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि इस तरह की चीजें हो जाएंगी। तो इन सब चीजों के बावजूद 26 अक्टूबर तक इन पाकिस्तानियों को से लड़ना और उनको दूर रखना, ताकि इंडियन आर्मी वहां पहुंच सके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो सके, और इसका जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने, इसके लिए भी इतने बलिदान दिए गए हैं। इतने इतने कैप्टन पृथ्वी सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, मतलब इतने नाम हैं जिनकी कहानियां हम बहुत कम सुनते हैं। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को तो स्वतंत्र भारत का पहला महावीर चक्र मिला मिला था। लेकिन ऐसे और भी बहुत सैनिक हुए जिनको बंदी भी बनाया गया। बाद में वो इंडियन इंटरनेशनल रेड क्रॉस आई, तो काफी सारी औरतें भी रिलीज हुई, हमारे सैनिक भी, उनको भी छोड़ा गया। तो इनकी कहानियां हमने सुनी ही नहीं है। पिछले 70 सालों में आजादी के बाद इस तरह का केंद्र, जो कश्मीर केंद्रित या कश्मीर केंद्रित शासन रहा, राजनीतिक शासन रहा, उसकी वजह से हमने कभी ये कहानियां नहीं सुनी। स्वतंत्रता जो पहली लड़ाई हुई, 1857 की भी जो लड़ाई हुई, ऐसा माना जाता है और ऐसे प्रमाण पाए गए हैं कि उस वक्त भी महाराजा प्रताप सिंह का शासन था। तो चुड़ैमुत्थल में उन्होंने काफी स्वतंत्रता सेनानियों को आश्रय दिया था। ब्रिटिशर्स, अंग्रेजी सैनिक वो खोज रहे थे उनको, पर उन्होंने वहां उनको आश्रय भी दिया था। तो इतनी युद्ध के बाद भी हमारा क्षेत्र क्या देखता है, ये मैं अपने आखिरी इसमें आ रही हूँ। मैं आतंकवाद के बारे में बात करना चाहूंगी आखिर में। और इस पर मैं इसलिए भी बात करना चाहूंगी कि इतना कुछ देखने के बाद, इतनी शताब्दी हम कितने इतिहास के कितने पीछे हमने पन्ने पलटे हैं, लेकिन अभी भी, और अभी के दशकों में भी, जो 1990 के दशक में, 1980 के दशक में, हमने देखा कि इतने आतंकी हमले हुए, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट आए, आतंकवादी आए, और उन्होंने कश्मीर में जो किया तो किया, लेकिन जम्मू संभाग में इतना ज्यादा आतंक फैलाया जिसके बारे में हमको कहीं सुनने को नहीं मिलता। और मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी, क्योंकि ये होने के बावजूद भी कुछ हिस्सों से, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में, जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर रियासी हुआ, डोडा हुआ, वहां से कुछ पलायन हुआ, जम्मू शहर तक पलायन हुआ। लेकिन वहां लोग डटे रहे और उन्होंने वापस लड़ाई लड़ी। तो मैं कुछ नाम गिनना चाहूंगी, मैं सब तो नाम नहीं ले सकती, लेकिन कुछ बड़े बड़े नरसंहार में मैं उस पर मतलब बात करना चाहूंगी। बात भी क्या, मैं सिर्फ उसका जिक्र करूंगी, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ आपके दर्शकों को कि इसकी इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। और ये सब होने के बावजूद जम्मू संभाग में, जम्मू क्षेत्र में, लोग अभी भी अपने घरों में, अपनी मैं कहूंगी अपने भूमि में, अपने पूर्वजों की भूमि से वो निकल के नहीं गए। उन्होंने अपने वर्ल्ड वॉर 1, विश्व युद्ध पहली और दूसरी में जो उनके पूर्वज लड़े थे, वो पुरानी बंदूकें उठाकर उन्होंने आतंकवादियों के साथ लड़ाइयां की हैं। तो कुछ नाम आपको मैं थोड़े से गिना दूं कि क्या क्या हुआ। खासकर डोडा, जो हमारा जिला है जम्मू संभाग का, वहां पे चपनारी, कुलहंड, बरशाला, ये सब जगहों पे बड़े बड़े नरसंहार हुए हिंदुओं के। 14 अगस्त 1993 में किश्तवाड़ से जम्मू से आ रही एक बस में से लोगों को उतरवा के, हिंदुओं को उतरवा के, 16 हिंदुओं को ऐसे मार दिया गया। जम्मू शहर की अगर हम बात करते हैं तो रघुनाथ मंदिर है, बीचों बीच जम्मू शहर के है, उसमें एक नहीं दो आतंकी हमले हुए।
रेलवे स्टेशन जम्मू पे आतंकी हमला हुआ, अखनूर में हुआ, कालूचक में आतंकी हमला हुआ, और चुनिंदा लोगों की हत्याएं भी की गई, जहां पर एक डर फैलाने का, आतंक फैलाने का जो ये जो आतंकवादी थे उनकी ये चेष्टा रही। तो उन्होंने जैसे 1982 में डोडा में संतोष ठाकुर जी को मारा, संतोष भंडारी जी को 1993 में डोडा में मारा, रुचिर कुमार कौल को डोडा में 1993 में मारा। बिल्कुल एक युवा नेता थे उस डोडा के, और उनको तो पीठ पे गोलियां मारी। मतलब इतने डरपोक हैं ये आतंकी कि वो कभी उनका सामना नहीं कर पाए, लेकिन पीछे से गोलियां मारी। परवीन कुमार गुप्ता थे किश्तवाड़ के, 1993 में सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनको मारा। स्वामी राज कातिल भदरवा में 1994 में वो अदालत में एक कर्मचारी लगे हुए थे, उनको मारा। पवन सेन किश्तवाड़ 1995 मारा। 8 लोगों के सहित एक जगन्नाथ शर्मा थे जो कि वरिष्ठ अधीक्षक थे, उनके 5 परिवार के सदस्यों को उनको मार दिया 1996 में कलमाड़ी में गांव में। उधमपुर माहौर तहसील में ढक्की कोट करके एक गांव है, वहां 17 और 18 जून 1997 की रात में 12 बच्चों समेत 29 हिंदुओं को मार दिया। बहुत ही निर्मम हत्या उनकी की। किश्तवाड़ में चमन लाल शाह, ये एक सरकारी कर्मचारी थे, उनको मारा। डांडिया गांव के एक मूलराज थे, वो मवेशी चरा रहे थे। मतलब कितने, आप बोलिए कि ये आम नागरिक थे जिनको आतंकवादियों ने मारा। उनका सर काट दिया गया, 7 दिन के बाद उनका शव मिला। चपनारी डोडा की जो मैंने बात की, वहां क्या हुआ था कि 2 बारात बसों में भरकर आ रही थी। उन 2 बारात जो बाराती थे उनको उतार कर गोली मारी उन्होंने। 25 पुरुष सदस्य उस बारात के वो मारे गए, और 7 अन्य बहुत बुरी तरह से वो गंभीर रूप से घायल भी हुए। और इसके साथ ही साथ 2001 में डोडा, शिरजी और तगुड़, डोडा के ही जिले में एक शिरजी और तगुड़ गांव है, उसमें 12 लोगों की हत्या की गई। 2018 में किश्तवाड़ में परिहार भाइयों को मारा। 2019 में किश्तवाड़ में चंद्रकांत शर्मा को, वो जिला हॉस्पिटल में कार्यरत थे, वहां पे मार दिया। और उनके जो निजी सुरक्षक थे, सुरक्षा अधिकारी थे राजेंद्र जी, उनको मार दिया। इतनी सारी सामूहिक हत्याएं हुई कि कोई, और इनका कहीं कोई कोई चर्चा नहीं होती। और इन सब के बावजूद, मतलब ऐसा माहौल था इन दशकों में कि सूर्यास्त के बाद जो ये पहाड़ी गांव में, और ये बिल्कुल दुर्गम इलाका है, जब प्राणकोट में जब ये हत्याकांड हुआ था, जहाँ पे 28-29 लोग मारे गए थे, जहाँ 12 बच्चों की भी हत्या की गई थी, वहां भी उन गांव वालों को बोला था कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो। और उनको इस तरह से मारा, निर्ममता की मतलब आप पराकाष्ठा समझिए कि एक गोली का प्रयोग नहीं हुआ था। गला रेंद कर इतने गांव के रहने वाले जो थे प्राणकोट के, उन लोगों को मारा। और इतना दुर्गम क्षेत्र है कि ये बताने के लिए सरकारी अधिकारियों को तक खबर पहुंचने के लिए एक पूरा दिन लग गया। कोई वहां से बचता बचाता, कोई एक शायद महिला उस गांव की किसी तरह से पूरा 10 घंटे का चलकर पहाड़ी से नीचे उतर कर आई थी, और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कांड हमारे गांव में प्राणकोट में हुआ है। इस सब के बावजूद एक डोडा बचाओ आंदोलन भी हुआ। जब ये दशक में इस तरह से चीजें हो रही थी, एक डर बैठा था, और आतंकवादी थे उनकी तो ये चेष्टा थी कि एक ऐसा आतंक फैला दें कि लोग यहाँ से भी पलायन करें, जिस तरह से कश्मीर से पलायन हुआ है हिंदुओं का, जम्मू के क्षेत्र से भी पलायन हो। तो एक डोडा बचाओ आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र के लोग ऐसे थे कि जब एक ये रखा गया है, एक प्रस्ताव रखा गया कि विलेज विलेज डिफेंस कमिटी, हम विलेज डिफेंस कमिटी बनाएंगे, ग्राम रक्षा समिति। तो सारे लोग आगे आए और उन्होंने कहा कि हमको आप हथियारों की, आप जो है वो ट्रेनिंग दीजिए, हम लड़ेंगे। कुछ लोग तो पहले भी लड़ रहे थे, अपने पूर्वजों की पुरानी विश्व युद्ध की जो राइफलें रखी थी पुरानी, वो लेकर कैलिशनिकोव का सामना वो करते थे। तो मैं वही बता रही थी कि सूर्यास्त के बाद ये दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में गांव वाले जो थे, जो छोटे छोटे शहर थे पहाड़ों में, वो बिल्कुल भी अंधेरा कर देते थे अपने घर में। क्योंकि आतंकियों का जो एक मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि वो आते थे, वहां पत्थरबाजी करते थे, गोलियां चलाते थे, लोगों को डराने की चेष्टा करते थे। तो अंधकार में सूर्यास्त के बाद घर के लोग ये पहाड़ी क्षेत्रों में बैठे रहते थे। आप ये सोचिए कि कितना पढ़ाई का नुकसान हुआ होगा हमारे बच्चों का इन पहाड़ी इलाकों में। कोई उनके लिए कोई आरक्षण कभी कहीं नहीं किया गया, और शायद उन्होंने मांग भी नहीं की। जम्मू क्षेत्र के लोगों को ठीक से मांगना भी नहीं आता है, जो फेयर डिमांड्स है वो भी शायद नहीं रखना आता। पर वो आगे बढ़े, इस दौर के बावजूद, इतना आतंक, इतना नरसंहार के बावजूद वो आगे बढ़े, और उन्होंने कहा कि हम इन ग्राम रक्षा समितियों में हम आएंगे, हम उसके हिस्सेदार बनेंगे, आप हमको प्रशिक्षण दीजिए हथियारों की। और उन्होंने ट्रेनिंग ली और लड़ाइयाँ की।
और ये ग्राम रक्षा समिति जो थी, ये न केवल इसमें पुरुष थे पर महिलाएं भी ग्राम रक्षा समिति का हिस्सा बनी। और अब उसका एक थोड़ा सा उसमें बदलाव लाया गया है, और अब वही ग्राम रक्षा समिति विलेज डिफेंस कमेटी को विलेज डिफेंस गार्ड अब बना दिया है। अमित शाह जी ने हाल ही में ये बनाया है, ग्राम रक्षा समूह उनको बना दिया गया है, थोड़े और ताकि और अच्छे से इन क्षेत्रों की सुरक्षा की जा सके, क्योंकि इतने दुर्गम क्षेत्र हैं कि जब कोई घटना घटती है तो जरूरी नहीं कि उस वक्त कोई सुरक्षा बल के कोई अफसर वहां हो, उनका बचाव हो सके, तो लोगों को खुद ही हथियार उठा के अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। तो ये वीरता का भी एक मिसाल है कि वो इस तरह से उन्होंने बंदूकें उठाई, उन्होंने वो ट्रेनिंग ली, प्रशिक्षण लिया, और उन आतंकियों का सामना किया जो कैलिशनिकोव लेकर, इतनी मॉडर्न एम्युनिशन लेकर, वेपनरी लेकर उनके साथ उनके पास आते हैं, उनको मारने की सोच से आते हैं। साथ ही साथ आखिरकार मैं क्रॉस बॉर्डर शेलिंग पर भी बात करना चाहूंगी कि जो जम्मू का जो क्षेत्र है, ये हम वहां से चलते चलते आए हैं जहां हम नाजुक शाह और काबुल के शाही शासकों की मदद किस तरह से जम्मू के राजाओं ने की, या अलेक्जेंडर का कैसे उन्होंने मुकाबला किया, वहां से हम बात कर रहे हैं। और अब हम क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की भी मैं एक थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि जम्मू में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो सबसे लंबी सीमा है। इट इज द लॉन्गेस्ट रनिंग इंटरनेशनल बॉर्डर। 508 गांव पड़ते हैं इन सीमाओं पे। मैं खुद ऐसे गांव से आती हूँ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के बहुत पास है। अरनिया अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा शहर आप कहिए, वो सबसे बड़ा शहर है। 18,000 की कुछ जनसंख्या है अरनिया की। इतनी शेलिंग होती है जब सीज फायर वायलेशन होती है, जितनी भी संधियां हुई उसका हमेशा पाकिस्तान उसको तोड़ देता है, और जो शेलिंग होती है, और जो उनको पता है कि 508 गांव हैं, मवेशी हैं, गांव वाले हैं, उस शेलिंग में कितनी कितने लोग मरे हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया है। और खासकर जब भी कोई हिंदू त्योहार होता है, रक्षाबंधन, जब लोग एक गांव से दूसरे गांव आते हैं, बहनें आती हैं अपने भाइयों से मिलने, अपने मायके आती हैं, उस वक्त ये शेलिंग होती है। तो इतने बच्चे भी घायल हुए हैं, हमारे वृद्ध भी घायल हुए हैं, इतने मवेशी घायल हुए हैं। लोगों के घरों में बंकर हैं, आप अरनिया जाएंगी तो लोगों के घरों में बंकर हैं। जो हमारी पाठशालाएं हैं, स्कूल हैं, वहां बंकर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बंकर है। इस तरह का माहौल है। इतनी लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, 508 गांव है, लेकिन वो लोग वहां से गए नहीं, वो गांव वाले वहां से गए नहीं। कुछ वर्षों पूर्व की बात है कि मैं एक स्कूल में, मुझे आमंत्रण था कि उनकी जो कुछ तो वहां पर एक कुछ उत्सव वो मना रहे थे, तो उसमें मुझे बुलाया, और वहां पर मैंने वहां के प्रिंसिपल की ये स्पीच जो उन्होंने भाषण दिया, उसमें उन्होंने ये कहा, क्योंकि प्रिंसिपल के ऑफिस में उनके रूम में ना वो शेल रखा हुआ था, उन्होंने मुझे दिखाया कि देखिए ये शेल गिरा है हमारे स्कूल के कंपाउंड से, हमें प्लेग्राउंड से मिला है। तो बोले लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो सैनिक हैं जो सीमा पर हैं, उनका भी मनोबल हमारी वजह से इतना ऊंचा रहता है कि हाँ, गांव वाले हैं, उनको कुछ खाने पीने की जरूरत होती है तो हम दूध, सब्जी, दही, ये सब हम उन तक पहुंचाते हैं। रक्षाबंधन में ये गांव वाले जाते हैं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सुरक्षा बल के जो सैनिक हैं उनको जाके वहां पे राखी बांधते हैं। तो ये जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा उस भाषण में कि हम पीछे नहीं हटेंगे, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो भारत की सुरक्षा के लिए हम अपने सीने पर वो गोलीबारी लेंगे, हम उल्टी दिशा में आगे बढ़ेंगे, हम पाकिस्तान से की तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इन सीमाओं पर रहेंगे, हम कहीं नहीं भाग के जाने वाले। ये हमारे पूर्वजों की धरती है, हम यहीं टिके रहेंगे। तो इसीलिए मैंने मैंने सोचा कि अगर हम कुछ बात करना चाहें और जम्मू क्षेत्र के बारे में, तो बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन अगर सबसे पहली जो बात करेंगे तो हम इस वीरता की परंपरा की बात करेंगे। वीरता पहचान है इस क्षेत्र की, यहाँ के लोगों की, जो वहां डटे रहे हैं, लड़ते रहे हैं, न केवल विदेशी आक्रमणकारियों से, बट उसके साथ साथ बाद में भी जो उन्होंने देखा। और हमेशा घुसपैठ होती है, पाकिस्तानी घुसपैठ तो आप हमेशा सुनेंगे, मेरे गांव के आसपास भी टनल बनते हैं, कोई ना कोई घुसपैठी घुसता है, कोई आम जो ग्रामीण होता है जो अपने खेतों में काम कर रहा होता है उसको मार देते हैं। इस तरह की बहुत घटनाएं घटती हैं। हमारे बच्चों को आदत हो गई है, पाठशालाओं में बंकर हैं, घरों में बंकर हैं, फिर भी वो वहां डटे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सीखने वाली बात भी है, और मुझे लगता है बाकी हमारे भारत में सबको इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि कौन है सीमाओं में, कौन खड़ा है वहां पर, कौन हमारे सैनिक तो हैं ही जिनके हम बहुत आभारी हैं। हमारे वीर सैनिक अगर नहीं होते तो हम कहाँ चैन की नींद सोते। लेकिन साथ ही साथ एक समाज है, एक लोग हैं, एक कौम है जो वहां पर, वहां से हटती नहीं है, वहां डटी हुई है और कहती है कि हम तो यहाँ रहेंगे। हम अपनी जो शक्ति, जो हमारे शक्ति स्थल हैं, इतने देवी मंदिर हैं, हर योद्धा ने देवी की पूजा की है,
जनरल जोरावर सिंह, उन्होंने भी, वो ऐसे योद्धा थे, डोगरा योद्धा, जो पहली बार जो कैलाश मानसरोवर गए, वहां तक पहुंचे। तिब्बत में तो ऐसा माना जाता था, जब वो वहां लड़ने आए, उनको लगता था इनको कोई काला जादू आता है, इसीलिए ये युद्ध जीत रहे हैं। साइनो टिबेटन फोर्सेस से लड़े थे जनरल जोरावर सिंह और कर्नल मेहता बस्तीराम। तो ये इस तरह के योद्धा हुए। आज भी उस कौम को, उनका इतिहास तो थोड़ा विलीन कर दिया, थोड़ा नहीं काफी विलीन किया। उनका अस्तित्व, उनका इतिहास, मुझे लगता है जानबूझ के पिछले 70 सालों में ऐसे कश्मीरी राजनीति रही कि उन्होंने चाहा कि ये क्षेत्र भूल जाए कि उनकी पीछे से क्या परंपरा है, उनके लोगों की क्या, उनकी धरोहर क्या है। क्योंकि जहां हम कमजोर पड़ेंगे, वहां ये घुसपैठी बहुत आराम से घुस सकेंगे। जितने भी भारत के विरुद्ध जो जितनी भी ताकतें हैं, उनका इस क्षेत्र में बहुत आसानी से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें, मुझे लगता है कि सोचना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए कि कितना वीरों का ये क्षेत्र है। और उनकी कहानी हम जितने कहें, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, लेकिन इस कहानी को मैं जहां हो सके दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि हमें पता होना चाहिए और हमें इससे बहुत सीखने वाली भी बातें हैं। तो मैं एक फौजी हूँ। मैंने जम्मू कश्मीर में भी थोड़ा कुछ ट्रैवल किया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अभी तो 370 हट गया है, जम्मू एक इंडिपेंडेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी बनना चाहिए, इसके बारे में काफी चर्चा हो रहा है। और आपका विचार उस पर क्या है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो उसमें जम्मू का बहुत बड़ी शहर वगैरह वहाँ आप लोगों ने खो चुका है, और वहाँ का पॉपुलेशन कंप्लीटली डेमोग्राफिक ऑल्ट्रेशन भी हो चुका है। क्या भारत पीओके को, अभी हमने पार्लियामेंट में सीट भी उनको रखा है जम्मू का, इसका असेंबली में, तो फ्यूचर क्या है, भारत इसको लेना चाहिए या पॉपुलेशन की वजह से उसको वहां छोड़ना चाहिए? और तीसरा प्रश्न ये है, भारत की मेनलैंड से लोग जम्मू में जाकर सेटल होने पर आपका क्या राय? जैसे मैं बैंगलोर की बात करता हूँ, 50 साल के पहले बैंगलोर बिल्कुल कन्नड़ी का राज था। अभी तो एक कॉस्मोपॉलिटन हो गया, लेकिन शांति है, अच्छा है, तरक्की हो रहा है। लेकिन हमने ये सुना है कि जम्मू में और लेह लद्दाख में काफी लोग, बाहर के लोग आने से उसको थोड़ा सा सही नहीं समझते हैं। तो ये 3 पॉइंट के ऊपर आप कृपया आपका विचार प्रस्तुत करेंगे। पहले तो नमस्ते, और बहुत धन्यवाद, आपने इतनी पेशेंस से सुना, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, 370 जो टूटने की आपने बात की, मैं तो एक डायरेक्ट विक्टिम थी 370 या आर्टिकल 35 से खासकर, उसकी मैं डायरेक्ट विक्टिम थी। क्योंकि मेरे जो पति हैं भारतीय नागरिक हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं है, उनका डोमिसाइल नहीं था। तो 370 भंग होने के बाद बहुत से ऐसे अधिकार जो किसी भी एक प्रगतिशील समाज में होने चाहिए, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में होने चाहिए, वो हमें वापस मिले हैं। वो दलित समाज हो गया, या हमारी विमेन हो गई, जेंडर इक्वलिटी की इतनी लोग बात करते हैं, तो ये सारी चीजें, काफी सारी अच्छी चीजें तो हुआ ही है। लेकिन जो आपने जम्मू स्टेट की बात की, वो भी आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड, क्योंकि आपकी नजर है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो जम्मू स्टेट का एक डिमांड, डेफिनेटली आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। और ये जो आवाज उठ रही है, वो शायद इसलिए उठ रही है कि एक जम्मू ब्लाइंडनेस का जो एक्यूजेशन होता है कि जम्मू को अभी भी लोग नहीं देख पाते, अभी भी बाईपास करके सिर्फ कश्मीर की बात होती है, अपीजमेंट, अभी भी कुछ नीतियां ऐसी हैं, पॉलिसी ऐसी है। और शायद इसीलिए हमने इतिहास की इतनी विस्तार पूर्वक बात की, क्योंकि कहीं ये बात छुपी हुई है इतिहास में कि अपीज करके आप यहाँ का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो अभी भी वो कश्मीर सेंट्रिक जो अपीजमेंट है, सीट्स अभी भी जम्मू संभाग को ज्यादा बड़ी हैं, लेकिन वो कश्मीर के बराबर नहीं हुई हैं, उससे कमी है। ये जो चीजें हैं, ये थोड़ी चिंताजनक है। अभी भी जम्मू के लोगों को लगता है काफी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जहां जम्मू के लोगों को लगता है कि अभी भी कश्मीर पर ज्यादा ध्यान रहता है और जम्मू पर नहीं रहता। उसकी वजह से ये डिमांड सेपरेट स्टेट की आ रही है। दोनों कैंप्स हैं, मैं कहूंगी। कुछ फील करते हैं कि भारत के लिए शायद ये अच्छा नहीं होगा, कुछ ऐसा फील करते हैं कि भारत की हस्ती ऐसी है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी बन के बहुत खुश है। उस तरह से अगर जम्मू भी एक सेपरेट स्टेट बन जाए, तो शायद जो यहाँ पर हिंदू हैं ये बच पाएंगे, यहाँ जो सनातन का जितनी भी आपको जो फुटप्रिंट्स हैं वो बच पाएंगे। वरना अगर जिस तरह के स्टेटमेंट्स हम कश्मीर की रीजनल पार्टी से देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, अगर ये दोबारा शासन करती हैं जम्मू कश्मीर पे, और स्टेट की इलेक्शंस तो होंगी ही, स्टेटहुड रिस्टोर होगा ही,
तब उसमें ये जम्मू के साथ क्या करेंगे, क्योंकि 70 साल से जो यह इतिहास अभी मैंने जो दोहराया यहाँ पर, वो हमारे लोगों को भी नहीं पता है, जम्मू में डोगरों को नहीं पता है। उनको वो कहते हैं ना कि सिंह अवलोकन ही नहीं हुआ, उनको बोल रहे हैं कि तुम मेमना हो, जबकि वो शेर के बेटे हैं। तो वो जानबूझ के उनको याद नहीं दिलाना चाहते कि तुम शेर के बेटे हो। तो इस तरह का 70 ईयर्स में, ये तो पिछले 70 ईयर्स में हुआ है, तो अगर ये चीजें नहीं संभल सकती या इसको मॉनिटर नहीं किया जाएगा या जम्मू के इंटरेस्ट नहीं देखे जाएंगे, तब तो इसमें यही भलाई है कि उसको उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन सोचा जाए। तो इसीलिए स्टेटहुड की इतनी डिमांड आ रही है। दूसरा, आपने शायद पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की बात की, उसके बारे में भी एक तो मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि जम्मू के लोग बहुत इंसिस्टेंट है, इंक्लूडिंग मी, कि इसको हम पीओके ना बोले, पीओजेके बोले। क्योंकि आपने भी इस बात पर प्रकाश डाला कि जो क्षेत्र है पाकिस्तान अधिकृत, वो ज्यादा जम्मू मेनलैंड का क्षेत्र है। उसमें जो मीरपुर भीमर, सिर्फ एक मुजफ्फराबाद का एक छोटा सा हिस्सा है जो कश्मीर का है, बट बाकी सारा जम्मू क्षेत्र है। तभी पीओजे में या पीओजेके में आपको डोगरे मिलेंगे, पहाड़ी मिलेंगे, गुज्जर मिलेंगे, क्योंकि ये लोग हैं जम्मू क्षेत्र से। तो जहां तक पाकिस्तान अधिकृत जम्मू की बात है या पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की बात है, मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ होगा। अब मैं आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इंफॉर्मेशन, पर जो मैं इतिहास देखती हूँ उसमें मुझे ये भी समझ में आया, जिस तरह से हमारे देव राजवंश के राजाओं ने भी किया, कि अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए, अगर हमें अपने रीजन में शांति चाहिए, तो बहुत जरूरी है कि हम उन सीमाओं और सीमाओं के बाहर जो चीजें हो रही हैं उस पर भी हमारा नियंत्रण हो। अब वो नियंत्रण हम कैसे लेते हैं, कैसे करते हैं, योजे के तो हमें वापस लाना ही लाना है, लेकिन उसके बाद हम वहां पे, आप सही कह रहे हैं कि बहुत डेमोग्राफिक चेंजेस हो गई हैं, उस पर हम कैसे नियंत्रण करेंगे, ये तो एक स्टेट लेवल की पॉलिसी है, उस पर काफी विचार करना पड़ेगा। लेकिन उस पर हमारा नियंत्रण जरूर होना चाहिए। आप जानते हैं कि टेरर, इतने सारे लॉन्चिंग पैड है वो, तो वहां हमारा नियंत्रण तो बहुत आवश्यक है। लेकिन मेन लैंडर्स की जहां तक बात है, मुझे लगता है कश्मीर में तो उसके बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है उस चीज को लेकर। अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो अभी भी वो रेजिस्टेंस है। बाहर वाले, जो एक शब्द है कि ये आउटसाइडर्स हैं, ये ऐसा एक सिस्टम में भी, एक सिस्टमिक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक ये एक विचारधारा हो गई है कि ये बाहर वाले हैं, ये आएंगे और हमारे रिसोर्सेज पर कब्जा करेंगे। इनफैक्ट कश्मीर में तो काफी ज्यादा रेसिज्म है, क्योंकि बाहर वालों को वो उस नजर से देखते हैं। मुझे नहीं मालूम किस बात का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियसली मिसप्लेस्ड है, वह वो है। लेकिन इसका थोड़ा बहुत प्रभाव जम्मू में भी होता है, और वो मुझे लगता है वो इसलिए भी होता है क्योंकि रिसोर्स क्रंच हो रहा है। हमारे जो युवा हैं उनको जॉब्स नहीं है, अभी तक उस तरह की इंडस्ट्री वहां नहीं आई है। तो एक डर बैठा हुआ है कि क्या होगा अगर हम compete नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको ऐसे ही बोला कि शिक्षा व्यवस्था भी इतनी ज्यादा इफेक्टेड थी, जहाँ इतना टेररिज्म है, इंस्टेबिलिटी है, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं रहा। तो कई बार युवाओं को ये भी लगता है कि कैन वी स्टैंड अप टू दैट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन अगर कोई बाहर से आते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत में कोई भी भारतवासी भारत के किसी भी क्षेत्र में जाएगा और रह सकता है। पूरा भारत हम सभी का है। मैं बैंगलोर में रह सकती हूँ, आप जम्मू में रह सकते हैं, कश्मीर में रह सकते हैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए। और ये कंडीशनिंग है जो 70 सालों से कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस ने की है, और इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। साथ साथ में लोकल्स का भी हमको ध्यान रखना है, वो तो किसी भी क्षेत्र में रखना होता है, और ये खासकर इकोलॉजिकली भी सेंसिटिव एरिया है, तो डेवलपमेंट भी और लोकल्स का भी हमको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, ये सबका क्षेत्र, यहाँ सबका अधिकार है। और इतिहास भी बताता है कि मिक्स्ड है। हम खुद ही कह रहे हैं कि जो ये जम्मू के राजा हैं, ये अपना जो एंसेस्ट्री है वो अयोध्या के साथ वो लिंक करते हैं। वो बोलते हैं कि अग्निवरण वहां से आए थे, अयोध्या से। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई उत्तर प्रदेश वाला यहाँ नहीं आ सकता। सो आई थिंक वो कंडीशनिंग को हमको फाइट करना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, बट हो जाएगा। खासकर जम्मू में मैं कुछ जो ये सेंटिमेंट है इसको थोड़ा इसलिए भी समझती हूँ, क्योंकि देखिए जम्मू के लोगों के अंदर पिछले 70 सालों से जिस तरह से उनकी मतलब रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, उनकी भाषा डोगरी स्टेट लैंग्वेज नहीं थी, उसको अभी जाके स्टेट लैंग्वेज बनाया गया है। हमारी जो स्क्रिप्ट है जिसमें हम लिखते थे डोगरी, वो पहले गनमत कहते थे, उसके बाद टाकरी का ही वो एक फॉर्म था, टाकरी, वो खत्म हो गई है। आपकी जो सांस्कृतिक धरोहर है जम्मू के लोगों की, डोगरों की, वो खत्म कर दी। 120 किले, शायद उससे भी ज्यादा। मैंने जसरोटा का किला बोला, अगर अभी आप जाएं तो आपको रोना आ जाएगा, उसकी इस तरह की स्थिति है। तो जिस तरह की चीजें हुई हैं, मन में एक बहुत बड़ा डर है कि कहीं हमारा अस्तित्व तो नहीं खत्म हो जाएगा, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो कहीं विलीन तो नहीं हो जाएगी। इस तरह की एक इनसिक्योरिटी डेफिनेटली है। और वो इसीलिए है क्योंकि हमने देखा है कि कभी जम्मू को उस तरह का ध्यान नहीं दिया गया। ना तो ध्यान दिया गया, ना वहाँ की संस्कृति पर ध्यान दिया गया। जम्मू के लिए हम एक सेपरेट, एक खासकर डुग्गर चैनल मांग रहे हैं,
वो हमें इतने सालों से नहीं मिला। तो हर छोटी छोटी चीज के लिए इतना लड़ना पड़ता है कि जम्मू के लोगों के मन में ये एक मैं कहूंगी कि बहुत मिसप्लेस तो नहीं, एक भय है कि कहीं हमें भूल ही तो नहीं जाएंगे, अभी भी याद नहीं कर रहे हैं तो कहीं बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए, बिल्कुल ही हमारा यहाँ से अस्तित्व ना मिट जाए। तो हर जगह ये होता है, आप किसी भी स्टेट में जाइए, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है, लेकिन हर जगह होता है। कश्मीर में डेफिनेटली डेंजरस हो जाता है बिकॉज इस तरह की इसकी जियो पोलिटिकल प्लेसमेंट है इस रीजन की, कि यहाँ इस तरह का विचार तो बिल्कुल नहीं पनपना चाहिए। बट जम्मू में मुझे लगता है कि बहुत राष्ट्रवादी लोग हैं, मेन उनको ये डर है कि भाई इस एरिया का ध्यान रखा जाए, इस समाज का ध्यान रखा जाए। मैं मनु जी की बात पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, और इसमें कहीं ना कहीं जो जम्मू के भीतर जो एक वो विचार है कि जो कहते हैं कि हाँ कि हम ये बाहर वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो एक एक सबसे बड़ा कारण है वो रोहिंग्या का आना भी है। क्योंकि जिस तरह से आज के टाइम ऑलमोस्ट 20,000 से ज्यादा रोहिंग्या जो हैं, जो ऑन पेपर जो रोहिंग्याज हैं, वो जम्मू में रह रहे हैं और जम्मू के बिल्कुल जम्मू सिटी में रह रहे हैं। तो ये भी एक उसका सबसे बड़ा कारण जो मेरे को लगता है, क्योंकि मैं खुद जम्मू से हूँ और जम्मू में ही रहता हूँ, तो एक ये एक बड़ा कारण हो सकता है। मनु जी ने बात की जम्मू की वीरता की। मैं आपको एक एक बात बताना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट 5-7 साल पहले उधमपुर के ही एक कुछ युवा, दो युवा थे, और वहां पर कुछ टेररिस्ट उन्होंने देखे। आई थिंक एक या दो टेररिस्ट थे, तो वो जो दो युवा थे जिन्होंने कुछ भी नहीं था उनके पास, निहत्थे थे, उन्होंने उन टेररिस्ट को पकड़ा और आई थिंक मार भी दिया वहां पे। तो इस तरह का इंसिडेंट जब आप जम्मू में सुनेंगे और उन लोगों से जिनके पास कुछ भी नहीं है, और सोच लीजिए कि अगर उनके पास कुछ हो तो वो किस तरह से रहेंगे। जैसे उन्होंने वीडीसी की बात की, तो वीडीसी के पास आज भी वही पुराने जमाने की वो राइफलें हैं जो कोई यूज नहीं करता। आज के टाइम किसी भी फोर्सेज में वो राइफल्स यूज नहीं होती, वो मैक्सिमम शिकार के लिए ही यूज होती है, और उन राइफल्स का यूज करके वो टेररिस्ट से लड़ते हैं जब तक कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन एरियाज में नहीं आती। इसके साथ मैं 1897 की एक बात आपको बताना चाहूंगा, जिसमें एक चित्रल नाम की जगह है जो जो कि आज के टाइम पाकिस्तान में है, जो कि उसका खैबर पख्तूनख्वा या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरियाज में है। तो वहां पर एक विद्रोह शुरू हो गया। तो जो चित्रल का किला था, वो पूरा का पूरा जो किला था उसको जो विद्रोही थे उन्होंने घेर के रखा हुआ था। तो उन्होंने जो चित्रल के जो राजा थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स से डिमांड की कि हमें रेस्क्यू किया जाए यहाँ से। तो उस समय क्योंकि ब्रिटिशर्स वहां पर जा नहीं सकते थे, तो उस टाइम जो महाराजा प्रताप सिंह थे उन्होंने अपनी फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय किया, और जम्मू के कुछ जो जनरल थे वो वहां पर जग गए और उन्होंने उस किले को आजाद करवाया। और फिर जो चित्रल था वो JNK के जो प्रिंसिपैलिटी के अंदर जो था वो आया, उसको शरण दी गई, और ये 1947 तक जम्मू एंड कश्मीर के अंडर ही था। बट आई डोंट नो वाई कि ये जो जो भारतीय जो राजनीति के जो लोग थे वो उस चित्रल को क्यों भूल गए। क्योंकि अगर आप आज भी 1947 के पहले का जो नक्शा अगर आप जम्मू कश्मीर का देखोगे, तो उसमें जो चित्रल है वो जम्मू कश्मीर का ही एक पार्ट दर्शाया जाता है। और उससे भी अगर हम इतिहास में जाएं तो आज से लगभग 5,000 साल पहले ऐसा वर्णन मिलता है कि जो जम्मू का जो शहर था, जो तवी नदी के किनारे पर जो बसा हुआ है, वहां पर जो घर थे वो मार्बल के घर थे, जिनकी दीवारें भी मार्बल की थी। और ये जो शहर थे ये कई बार तबाह हुए और उनको फिर से वहां पर बसाया गया। तो इस तरह का जो वर्णन है जम्मू के बारे में, वो हमें इतिहास में मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली आपको ये कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। धन्यवाद। वर्तमान में अभी क्या स्थिति है वहां पर, और इसका भविष्य आप क्या देखती हैं उसके बारे में? जो मैंने पहले कहा कि मैं जम्मू क्षेत्र की बात कर रही हूँ खासकर, बहुत सारी चीजें हुई हैं और बहुत सारी चीजें करना बाकी हैं। शुभम ने रोहिंग्यास की बात की, बहुत अच्छा उन्होंने याद दिलाया कि रोहिंग्या अभी भी वहां हैं, इतने जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया में, जहां पर हम सोचते हैं कि जम्मू हिंदू मेजोरिटी है लेकिन ऐसा नहीं है। प्लस ये आर्मी सेटलमेंट्स के पास ये रोहिंग्या आके बस जाते हैं, इलीगल बांग्लादेशी बहुत सारे बसे हुए हैं। ये सारी बहुत मतलब खतरे की घंटियां जो है ना, ये अभी भी बज रही हैं, इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम चाहते हैं, अब क्या हो गया ना, पहले तो वॉर के साथ डिस्प्लेसमेंट होती थी, आतंकी डिस्प्लेसमेंट या माइग्रेशन, फोर्स माइग्रेशन तो होती है आतंकवाद की वजह से, लेकिन इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। शुभम कह रहे थे कि इस तरह के लोग हैं कि अगर उनके पास आधुनिक वेपन्स होंगे तो वो, आधुनिक वेपन नहीं मतलब जिस तरह से भी वो उनको ट्रेन किया जाएगा वो लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे युवा ही वहां नहीं रहे, इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्योंकि वहां जॉब्स नहीं है, हमारे युवाओं को बिल्कुल जॉब्स नहीं है, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री चल रही है, बातें हो सकता है कुछ वर्ष लगे, टाइम लगता है इन चीजों को होने में, लेकिन इसको एक प्रायोरिटी रखना चाहिए। युवा ही बाहर आ जाएंगे, हमारे जैसे लोगों को बाहर आना पड़ेगा, तो फिर वहां कौन लड़ेगा, वो वृद्धों का शहर बन के रह जाएगा। तो वहां हमारे लोगों का रहना ये बहुत जरूरी है। उसके लिए कैसे भी करके, जो एक बोलते हैं कि इमेंसिपेशन, उनको
पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी देना पड़ेगा और उनको इस तरह से इकोनॉमिक के लिए भी एम्पावर करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें अगर जम्मू की नहीं हुई एंड खासकर एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीर नहीं हुई तो वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन। अगर हम वही नीति अपनाएंगे और वही उमर अब्दुल्ला आकर हम पर राज करेंगे तो मुझे तो लगता है कि काफी विंडिक्टिव और वेंडेटा के साथ वो वापस आएंगे, क्योंकि इतनी चीजें हो गई हैं 2019 5 अगस्त से कि वो एक वेंडेटा के साथ वापस आएंगे और उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं बख्शेंगे जो रैली निकाल रहे थे खुशी से 5 अगस्त को 2019 में। पहले भी उनको बहुत तरीके से फंसाने की कोशिश की गई है, जम्मू के लोगों को दबाने की कोशिश की गई है। ये जो मैंने डिस्ट्रिक्ट्स की बात की थी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, ये बिल्कुल ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे क्योंकि कोई रोड कनेक्टिविटी अब भी नहीं थी ये कश्मीरी रूलर्स की वजह से। तो इन सब चीजों में बदलाव आना जरूरी है, खासकर हमारी युवा पीढ़ी को वहां पर मुझे लगता है कि किसी न किसी तरीके से उनके लिए इस तरह के ऑल्टरनेटिव और ऑप्शंस होने चाहिए कि वो वहां रहें। पॉलिटिकली एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, राजनीति जम्मू से ही होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तभी मुझे लगता है एक परमानेंट सोल्यूशन, एक समाधान जम्मू कश्मीर का होगा। अंकुर शर्मा करके एक यंग लॉयर है जम्मू एरिया में। उसका एक पार्टी था एकजुट जम्मू करके। उसके बाद उसने वो पार्टी को अलग नाम दिया है और एक बड़ा एक उसका लॉन्च वगैरह हो गया। तो व्हाट इज द उसका जो आजकल आने वाली लोकसभा इलेक्शन की दृष्टि में उसका इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, फ्यूचर कैसा आप देखते हैं? हाँ, अंकुर शर्मा एक बहुत ही यंग और आर्टिकुलेट लीडर हैं जो जम्मू शहर से उभरे हैं। और उनकी एकजुट पार्टी का नाम उन्होंने आई थिंक एकम सनातन भारत करके बदला और उसको रजिस्टर भी किया और काफी काम भी कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर मैं मेरे अनुमान से, दिस इज माय एनालिसिस, अभी काफी ग्राउंड वर्क की उनको जरूरत है क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अभी तक उनका उस तरह का इन्फ्लुएंस उनकी पार्टी का नहीं हुआ है। वो शायद मेंबरशिप्स भी और बढ़ा रहे हैं और मेंबर्स ले रहे हैं, लेकिन आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ मोर हार्ड वर्क दे नीड टू डू, क्योंकि ग्राउंड पर वो इस तरह से विस्तार, उनका प्रचार अभी नहीं हुआ है। पर वो बहुत आर्टिकुलेट है, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है कि बहुत आर्टिकुलेट है, जम्मू की बात बिल्कुल निडर होकर वो रखते हैं। लेकिन पॉलिटिकल राजनीति एक अलग ही गेम है, उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है और खासकर जमीनी इस पर उनको बहुत काम करना पड़ेगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, इट वाज जस्ट लिसनिंग टू द होल अकाउंट। व्हाट ब्रेवरी, व्हाट मैग्निफिसेंट ब्रेवरी, एंड वी डोंट नो दीस स्टोरीज। द अदर थिंग, आपने तो मुझे जम्मू भी घुमाया है मनु जी। आई हैव सीन जम्मू विथ यू थ्रू योर आईज, सो दैट हैज बीन एन अमेजिंग experience. You also told me that there was it was not like Brahmins were only doing studies while the Kshatriyas were fighting. You told me that across all the Varnas, everybody was a veer, was a fighter, and they would use whatever weapons they had to fight. And that is different from the other part of Kashmir, where they were, there was this thing that the Pandits used to teach and they would not fight, which was quite the opposite in Jammu. So I thought you would like to talk a bit more about that. यस साना जी, इनफैक्ट मैं तो आपका धन्यवाद करूंगी क्योंकि आपने कहा कि आपने मुझे जम्मू घुमाया है, लेकिन जम्मू के साथ ऐसी चीजें होती हैं कि कोई जम्मू घूमना नहीं चाहता है। तो आपको धन्यवाद कि आप जम्मू घूमी मेरे साथ। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि बाईपास करके सब कश्मीर जाते हैं, बट मैंने आपको कहा नहीं नहीं मैं आपको यहाँ घुमाऊंगी और आप मेरे साथ घूमी। आई आई फील वेरी 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 ग्रेटफुल अबाउट दैट। एंड आपकी बात बहुत सही है कि चूंकि पहाड़ी क्षेत्र, मेरे ख्याल से हर जगह, उत्तराखंड में भी आप देख लीजिए, तो इसीलिए यू सी a lot of soldiers even today in the Indian Army as well as during the World War One and Two। जब भी हम लड़ाइयों की बात करते हैं तो ये जो पूरा ट्रांस हिमालयन बेल्ट है, इसमें irrespective of caste people are warriors। तो इसीलिए जब हम योद्धा की बात करते हैं तो उसमें वो सिर्फ, क्योंकि डोगरा राजपूत जो समाज है वो बहुत सशक्त समाज है और ऑफ कोर्स दे लेड एंड दे वर द रूलर्स, लेकिन वहां के ब्राह्मण भी लड़े हैं। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, डोगरा ब्राह्मण परिवार से, एंड हमारे गांव में जो मैं तो अपना पर्सनल एनेक्डोट और एविडेंस बोल रही हूँ कि हमारी जो जमीन है बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर है हमारे यहाँ गांव, वो हमको इसलिए मिली थी क्योंकि मेरे एक पूर्वज ने जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस में, वो सैनिक थे, वो कहीं लड़ाई करने गए, शायद जैसे शुभम ने कहा चित्रल गए होंगे या कहाँ गए, बाल्टिस्तान गए, मुझे पता नहीं, तिब्बत गए, लेकिन वो लड़ाई करने गए तो राजा ने खुश होकर उनको ये जमीनें दी थी। तो ये इतना पहाड़ी क्षेत्र और ऐसा जियोपॉलिटिकल इसका जो लोकेशन है, यहाँ बिना लड़े तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे जो ब्राह्मण दूल्हा भी आप देखेंगे विवाह में, वो तलवार उसके पास होती है, ब्राह्मण दूल्हे के पास भी तलवार होती है। तो न केवल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट बट इवन इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, हमने इतनी वीरांगनाओं की बात, सब योद्धा हैं, सबको लड़ना पड़ता है
और शायद ये भी ये चीज दर्शाता है कि जब आपका दुश्मन जो है वो आपके पास इस तरह से आएगा, तो उस वक्त आप राजनीति नहीं कर सकते, आप कूटनीति नहीं कर सकते, आप उसको अपीज नहीं कर सकते, आपको उसी के जैसा या उससे बेटर हथियार उठाकर लड़ना ही पड़ता है। तो हर कोई लड़ा है इस क्षेत्र में, ब्राह्मण भी और राजपूत भी।